हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी अदालत पार्ट 3 के साथ आरिफ मोहम्मद ख़ान की वीडियो पर आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में बनाया था। देखते हैं इस वीडियो को कि भारत की हिस्ट्री क्या है और भारत में जो लोग हैं बेसिकली उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, मतलब उनको राइट्स हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऑलरेडी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं क्या बोलूँ वो हम बोलेंगे लास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। एक 10 खान से आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर इल्जाम है कि ये अपने ही समुदाय से कट गए। अब ये भी मेरा इल्जाम नहीं है, शकील अहमद साहब हैं कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा कि मैं आरिफ साहब को जानता हूं, वो बहुत आर्टिकुलेट हैं, कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, वेल रेड हैं, स्कॉलर हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए स्पॉइल्ड जीनियस हैं। उनका बहुत धन्यवाद इतने सारे शब्दों का प्रयोग करने के लिए, लेकिन मैं ईमानदारी से मानता हूँ असल में प्रॉब्लम सारी ये है कि कम्युनिटी की बात करते हैं और कम्युनिटी के लिए जो गाइडेंस होनी चाहिए, जो किताब, उससे कोई ताल्लुक नहीं। किताब तो ये कहती है इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, जो बात तुम्हें सही लगे उसके लिए खड़े हो जाओ, चाहे वो बात तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जाती हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ जाती हो, तुम्हारी बिरादरी के खिलाफ। ये किताब कहती है। कम्युनिटी के साथ खड़े रहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी के साथ खड़े रहने का मतलब तो ये है कि अगर 47 में से पहले होते तो पाकिस्तान का नारा लगाते, फिर 86 में शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का नारा लगाते, फिर 30 साल के बाद कहते कि नहीं वो गलती हो गई थी। भाई बार बार कहा गया अपनी अकल का इस्तेमाल करो। अब मैं आपको बताऊं तो वो क्या कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि कुरान में, अब मैं तो कुरान जानता नहीं, कुरान में कहा गया कि अल्लाह के आगे मुसलमान का सिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। हाँ। और आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं वंदे मातरम। हाँ, बिल्कुल। वंदे मातरम तो कुछ भी नहीं है। 250 साल तक मुगलों के दरबार में सजदा होता था। कहां थे ये? लोगों ने शिकायत करी, कहा कि मुगल हमसे सजदा करवाते हैं। तो जानते हैं उस वक्त इसी तरह के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सजदाए उबूदियत नहीं है, उबूदियत कहते हैं बंदगी, ये सजदाए ताजीमी है, ये आदर का सजदा है, ये बंदगी का सजदा नहीं। मेरे भाई वंदे मातरम तो सिर्फ इतनी ही बात तो है कि मैं कह रहा हूं कि मां तुझे सलाम। मैं आपसे मैं इन्हीं लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मां तुझे पैदा सलाम। करने वाला कौन है? क्या है हमारी आस्था? पैदा करने वाला खुदा है? लेकिन उस खुदा ने हमसे कहा कि जन्नत जो है वो मां के कदमों के नीचे। मां तो कुदरत का बनाई हुई एक जरिया है ना पैदाइश का, लेकिन उस जरिए को कहा अपनी जन्नत इसके पैरों के नीचे तलाश करो। तो पैदा मैं भारत में हुआ हूं, ये ऊपर वाले का फैसला है, कर्मों का फैसला जो भी है, लेकिन जिस मुल्क का पानी पीता हूं, जिस मुल्क का अनाज, उसके खेतों का उगा अनाज खाता हूं, जिसकी हवा में सांस लेता हूं, जहां जिसने जो सब कुछ दिया है, अगर मैं उसको कहूं कि मां तुझे सलाम, तो इन्हें ये सजदा नजर आता है? वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं आज़ादी की लड़ाई में जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने विरोध किया था वंदे मातरम। इन्हें बेचारों को ये भी नहीं पता है, सारी समस्या यही है। इग्नोरेंस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। पहला आदमी जिसने वंदे मातरम पर एतराज किया था कोई मुस्लिम लीडर नहीं था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। ब्रह्मो समाज था,
जिसने एतराज किया था। उनके एतराज के बाद कुछ मुसलमानों ने भी एतराज किया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने एतराज वाले हिस्सों को अलग कर दिया और जिस सूरत में वंदे मातरम को हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान नहीं, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग के तौर पर स्वीकार किया है, ये वो हिस्सा है जिस पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सहमति दी। और पहला सेशन गुरुदेव बनारस में हुआ है इस कमेटी के बाद, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत दिया है और उनकी भतीजी ने इसको गाया है। इन्हें बेचारों को यह भी नहीं पता कि एतराज किसने किया था। रफ़ी अहमद किदवाई साहब ने अपने पानियर को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा है कि जिन्ना मेरे बगल में खड़े होकर वंदे मातरम गाए हैं, लेकिन जब जिन्ना ने पाकिस्तान का नारा लगा दिया उसके बाद जिन्ना को इसमें बुत परस्ती नजर आने लगी। लेकिन इन लोगों को यह भी मालूम है कि आपने वंदे मातरम का उर्दू में तर्जुमा किया। मैंने तर्जुमा इसीलिए किया, आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। मैंने तर्जुमा रात को तर्जुमा किया, सुबह अपने एक मित्र को, उस जमाने में नदवे से फतवा आया था, तो मैंने लखनऊ में अपने एक मित्र को वो भेजा। तो मैंने कहा कि ये मत बताना कि किसने तर्जुमा किया है, ये भी मत बताना कि वंदे मातरम का अनुवाद है, ये उन्हें दिखाना, उनसे कहना इसमें कुछ काबिल एतराज बात है, कुछ आपत्तिजनक है इस्लामी दृष्टिकोण से। और फिर मुझे, और जब वो राय दे दें तब उन्हें बताना कि ये वंदे मातरम का अनुवाद है। उनका थोड़ी देर में मुझे फोन आया कि वो कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। तो आपत्तिजनक चीज एक ही है, वो है इग्नोरेंस, जहालत। जिस चीज को हम नहीं जानते वो आपत्ति। अब जब अब इन्होंने क्या, अब इन्हें कुछ नजर ना आए उसमें कि भाई ये अनुवाद है इसका, संस्कृत तो आपको नहीं आती ना, नहीं आती, ये इसका अनुवाद है, इसमें बताइए क्या आपत्ति है। क्योंकि साहब होता, आरिफ साहब ने खुद कहा है कि आजाद तर्जुमा है, ये कैसे मान लिया जाए ये सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत के प्रोफेसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुझे फोन करके, अगर मैंने अनुवाद गलत किया है तो वो किसको बताना चाहिए, जो संस्कृत का जानने वाला है। वो मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आरिफ साहब मेरी आंखों में आंसू आ गए, ऐसा शानदार आपने अनुवाद किया। और जिनको आती नहीं संस्कृत वो कह रहे हैं कि ये कैसे मान लें कि ये सही अनुवाद। अब इसका क्या इलाज? हाँ, अनुवाद किया आपने। हाँ, वो अगर आप जनता को सुना दें। जरूर। मैंने उसको मैंने तो यही कहा, चूंकि मुझे उतना नहीं आता, मैंने संस्कृत पढ़ी है लेकिन मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, तो मैंने तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया आजाद तर्जुमा, एक फ्री ट्रांसलेशन। मतलब बहुत ज्यादा आप ये ढूंढें कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो मैंने कहा ये वो नहीं है, लेकिन जो संस्कृत जानने वाले हैं उनको वो बहुत पसंद आया। और वो ये है तस्लीमात, तस्लीमात माँ तस्लीमात। तस्लीम कहते हैं, प्लूरल है सलाम का, जैसे कहें माँ तुझे सलाम, तो ये उसका प्लूरल है, बहुवचन। तस्लीमात माँ तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्किन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, तस्लीमात माँ तस्लीमात। तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्जे फाम से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तस्लीमात माँ तस्लीमात। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, माँ तस्लीमात। तो इस तर्जुमे के लिए तो आपको कई बार सलाम करना चाहिए, तस्लीमात। तो मैं ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य के फैसले। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया आरिफ मोहम्मद खान पर। हमने आरिफ साहब से सवाल पूछे एनआरसी को लेकर, नागरिकता कानून को लेकर, वंदे मातरम को लेकर, 3 तलाक को लेकर। और जैसे आरिफ साहब की रेपुटेशन है, उन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य के फैसले का। आज ये जो मुकदमा चला है
मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। अच्छा जी। ये एक ऐसा मुकदमा है जिसकी बहस को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे सांसदों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। भारत की जनता भी अगर इस मुकदमे को ध्यान से सुनेगी तो बहुत स्वस्थ जनमत इस देश के लोकतंत्र के लिए तैयार होगा। उसका बहुत बड़ा श्रेय क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हमारे इस मुकदमे के मुजरिम हिंदी श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब को है और श्री रजत शर्मा को कम नहीं है, क्योंकि रजत शर्मा जी ने इतने सख्त सवाल उनसे पूछे हैं कि कोई विरोधी नेता भी नहीं पूछ सकता है। लेकिन आरिफ साहब ने जो जवाब दिए हैं वो किसी मामूली नेता के जवाब नहीं हैं। वो जवाब ऐसे हैं कि जो कोई बहुत बड़ा पंडित, कोई बहुत बड़ा विद्वान, इतिहास का जानकार और तर्कशील हो। आज की जैसी बहस, मैंने कई बहसों में जज का काम किया है, लेकिन ऐसी बहस इतनी गंभीर और इतनी तर्कपूर्ण आज से पहले कभी नहीं सुनी। मुझे विश्वास है कि जो तर्क आरिफ मोहम्मद खान साहब ने दिए हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, वो तर्क अगर हमारी संसद में फिर से एक बार सुने जाएं, कहे जाएं, तो पूरे देश को बड़ा लाभ होगा। सबसे बड़ा पेंच वो है जिस पर श्री रजत शर्मा ने ध्यान दिलाया कि इस कानून में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो एक कमी जिसकी तरफ रजत जी ने ध्यान दिलाया, उसकी वजह से लोगों को और बाहरी देशों को भी, हमारे देश के विरोधी दलों को भी एक होने का और गलतफहमी फैलाने का एक ज़बरदस्त मौका मिल गया है। सच्चाई से ज़्यादा एक फर्जी चीज़ का महत्व देश के अंदर हो गया है। उसने देश में एक अनावश्यक बहस शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि आरिफ साहब के बयान सुनकर, उनके तर्क सुनकर इस बहस पर कुछ रोक लगेगी और देश के लोकतंत्र का बहुत लाभ होगा। इस दृष्टि से सारे आरोप जो उन पर लगाए हैं रजत जी ने, मैं उनको बेबुनियाद सिद्ध करता हूं और कहता हूं कि उनको बरी किया जाता है। बहुत धन्यवाद। क्या बात है। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ, ये तो असल वाली और मैं सहमत हूँ अदालत जो है। हमारे जज डॉक्टर वैद्य प्रताप वैद्य ने कहा। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने आज जो कुछ कहा आपकी अदालत में, इसकी बातें सुनकर बहुत सारे लोगों के मन में जो शक हैं, जो शुबे हैं, वो दूर होंगे। उनका विश्वास बढ़ेगा अपने सिस्टम पर। उनको लगेगा कि वाकई में ये जो कानून है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को निकाला नहीं जाएगा, किसी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सो गाइज, ये वीडियो थी आरिफ मोहम्मद खान की, और इनकी पर्सनैलिटी, इनकी पर जितनी भी बात कर ली जाए ना वो कम है, क्योंकि इनकी जो, मैंने फर्स्ट टाइम इनको इधर देखा है और इनकी बात करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। इनको इतनी नॉलेज है कि आज तक मैंने इस तरह से किसी शख्स को नहीं देखा जो इस तरह से बात कर रहा हो। इतनी फ़ौरन हर चीज़ का जवाब देना और बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देना। और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हैं वो बेसिकली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस्लाम, हर मज़हब के हिसाब से, हर तरह से वो मतलब कि एक प्रॉपर आंसर देते हैं और एक्टिव माइंड है। अच्छा, एक बात है कि इनको इतनी नॉलेज आई कैसे यार? बहुत मेहनत की होगी इन्होंने, बहुत पढ़ा होगा और हिस्ट्री के बारे में इतना पता है इनको, इतना ज़्यादा पता है कि रजत को खुद नहीं पता होगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि वंदे मातरम बोलने में क्या हर्ज है। वंदे मातरम बोलने में तो कोई हर्ज है ही नहीं, और हम वंदे मातरम बोलते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप जिस कंट्री में रहते हो उसको अगर आप सलाम कर रहे हो तो इसमें कोई बुरा नहीं है और कोई गुनाह की बात भी नहीं है। तो वंदे मातरम बोलना कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात कि उन्होंने
काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की। जैसे पार्ट 1 में इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से जो मुसलमान हैं उनको नहीं निकाला जाएगा, और पार्ट 2 में उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, हिंदू, वो लोग अगर आना चाहें, कभी भी लौटना चाहें, तो वो CAA के थ्रू अप्लाई करके वो आ सकते हैं, उनको नेशनैलिटी वगैरह मिलेगी और किसी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा वो कौन सा किस मज़हब से हैं। भारत में जो भी लोग रहते हैं उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। 1971 में जो लोग जिन्होंने वोट किया था और वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है, तो वो सारे हिंदुस्तानी हैं और उनसे कोई किसी किस्म का सवाल नहीं किया जाएगा कि वो कौन है, क्या है। लेकिन जो वैसे ही बैठे हैं, जाहिर सी बात है उनको तो फिर केक करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रॉपर तरीके से आंसर दिया, आई होप कि इस तरह के लोग हमारी कंट्री में भी हों जो हमें इस तरह से आंसर, और मतलब कि इनको देखकर हमें एक जज्बा पैदा हो रहा है कि यार हम लोग इस तरह से, मतलब हमें भी इस तरह की नॉलेज हो। लेकिन हमें इस तरह की नॉलेज हो नहीं सकती, बहुत टाइम लगेगा। और इनका भी एक्सपीरियंस है यार, हर तरह की लैंग्वेज इनको आती है और हर तरह के मज़हब को ये जानते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी वीडियो थी जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिली हैं। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।